स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता में धर्म। उत्तर वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली, सामाजिक पढ़ ली, आर्थिक पढ़ ली। अब है धर्म। जैसे हमने उत्तर वैदिक काल के राजनीति में पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए, जनपद। सामाजिक व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, जन्म। हमने कृषि में पढ़ा, हमने आर्थिक व्यवस्था में पढ़ा, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, कृषि। तो इसी तरह से धर्म में क्या परिवर्तन हुआ। देखो, यदि हम धर्म की सामान्य चर्चा करें, ऋग्वैदिक काल में धर्म था वो जटिलता ही नहीं थी, बिल्कुल सरल था। 5 यज्ञ थे, त्रिरत्न से त्रिऋण था, फिर देवताओं की सामान्य स्तुति की जाती थी, बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन नहीं होता था, पुरोहितों को बहुत अधिक दक्षिणा नहीं दी जाती थी, फिर पशु बलि नहीं दी जाती थी। ये ऋग्वैदिक की थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में जटिलता आ गई। उत्तर वैदिक काल की धर्म की मुख्य जो विशेषता थी वो थी यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांडों की प्रधानता। ये उत्तर वैदिक काल के धर्म की मुख्य विशेषता थी, यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांडों की प्रधानता। देखो, उत्तर वैदिक काल में 3 तरह का परिवर्तन आया धर्म में। सबसे पहला, जो यज्ञ या जो आराधना या स्तुति पाठ सामान्य थी, उत्तर वैदिक काल में जटिल हो गई। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि ये देवता थे, ये गौण हो गए। अब इनके स्थान पर कौन हो गया, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति। खूब इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। अच्छा, एक इनके स्वरूप का भी परिवर्तन हो गया। ऋग्वैदिक काल में जहाँ सुख प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था, वही उत्तर वैदिक काल में, उपनिषद काल में मोक्ष प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य हो गया। इस तरह से परिवर्तन आता है। अब आगे देखो, इस समय उत्तर वैदिक काल में धार्मिक पुरोहित 4 प्रकार के होते थे। पहला था होता, ये हमने वेद पढ़ते समय पढ़ लिया थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके जो ब्राह्मण थे या ऋषि थे या ऋत्विज थे, वही बात यहाँ हम दोहरा रहे हैं। पहला पुरोहित था होता। होता क्या करता, ये ऋग संहिता की स्तुति करता था। देवताओं को खुश करने के लिए स्तुति की जाती थी, और ये ऋग्वेद का पुरोहित होता था या ब्राह्मण होता था। दूसरा है अथर्वयो, ये यजुर्वेद से संबंधित था, और ये पुरोहित क्या करता था, यजुर्वेद संहिता के मंत्रोच्चार करने वाला होता था, उनके मंत्रों का उच्चारण करता था, और पशु बलि में हस्त कार्य को भी पूरा करता था, अथर्वयो। तीसरे जो पुरोहित थे वो थे उद्गाता। उद्गाता कौन थे, सामवेद का गायन करने वाला। और ये किस वेद से संबंधित थे, ये पुरोहित थे सामवेद से संबंधित। ये पुरोहित किससे संबंधित थे, यजुर्वेद से। ब्रह्मा क्या था, ये संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता था कि यज्ञ में शुद्ध मंत्रोच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही यज्ञ विधि का आयोजन किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा, जैसे आहुति सही मंत्र के समय दी जा रही या नहीं दी जा रही, इन सब का निरीक्षण करता था। और ये संबंधित है अथर्व वेद से संबंधित। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रश्न भी पूछता है। होता किस वेद से संबंधित था, ऋग्वेद। अथर्वयो किस वेद से संबंधित था, यजुर्वेद। उद्गाता किस वेद से संबंधित था, सामवेद। और ब्रह्मा किस वेद से संबंधित था, अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न इनको सम्मिलित करवा सकता है, एक तरफ होता अथर्वयो, उद्गाता, ब्रह्मा दे दे, दूसरी तरफ क्या दे दे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सम्मिलित कीजिए, इनके कार्य भी याद कर लोगे। ये उद्गाता गाने वाला, अथर्वयो हाथ से विधियाँ करने वाला जैसे पशु बलि, और यजुर्वेद के मंत्रों का, ऋग्वेद की जो स्तुति पाठ करता था वो होता,
ब्रह्मा पूरे का निरीक्षण करता था। उत्तर वैदिक काल जो यज्ञ है उन यज्ञों में पशु बलि दी जाने लगी थी। एक इसके इम्पोर्टेंट लगा लो, अतिथि को गोहन या गोहंता कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या था, अतिथियों की सेवा के लिए उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। गोमांस खिलाया जाता था इसलिए उन्हें क्या कहते थे, गोहंता या गोहन। याद रखोगे अतिथि के लिए क्या शब्द काम में आया है, गोहन या गोहंता। इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी 4 बार इम्पोर्टेंट लगा लो, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन था, प्रजापति। सर्वश्रेष्ठ देवता कौन था, प्रजापति। और ये किससे संबंधित हो गया था, सृष्टि के निर्माता। आपको ध्यान होगा ऋग्वेदिक काल का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन था, इंद्र। ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन था, इंद्र। जबकि उत्तर वैदिक काल का कौन हो गया, प्रजापति। रुद्र को उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेदिक काल में जो रुद्र थे वही फिर किस के रूप में स्थापित हो गए, शिव में। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस में दिखाई देता है, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उपनिषदों में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। एक उत्तर वैदिक काल की और विशेषता है, अब बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई इन बड़े बड़े यज्ञों से। पहला यज्ञ है, इम्पोर्टेंट है, राजसु यज्ञ। ये किस समय किया जाता था, राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ हो गया, राजसु यज्ञ। अच्छा, ये इससे क्या था, राजा को शक्ति प्रदान करने वाला था राजसु यज्ञ। ये 2 दिन तक चलता था। वरुण देवता इसमें पार्थिव शरीर के रूप में उपस्थित होते थे। वरुण देवता और इंद्र देवता उपस्थित होते थे। इसका जो पुरोहिताध्यक्ष होता था, पुरोहितों का अध्यक्ष, उसको 2,40,000 गायें दक्षिणा में दी जाती थी। मैं यहाँ एक प्रश्न पुनः रिपीट कर रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों को भूमि दान में नहीं दी जाती थी, भूमि बाद में देना प्रारंभ हुआ था। यहाँ उत्तर वैदिक काल में दक्षिणा में क्या दी जाती थी, गायें, सोना चांदी ये दी जाती थी। दूसरा यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ। ये किसके लिए किया जाता था, साम्राज्य विस्तार। और इससे भी राजा की शक्ति में क्या होती थी, वृद्धि। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। जैसे भी रामायण जो सीरियल आया था उसमें आपने देखा था, जब रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था। वो यज्ञ था अश्वमेघ यज्ञ। और इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के पीछे कुछ सैनिक होते थे। घोड़ा जिस राज्य से गुजरता उस राज्य को या तो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर के रूप में राशि देनी पड़ती थी, और यदि अधीनता स्वीकार नहीं करता तो घोड़े को बांध करके रोकता और उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो आपको ध्यान होगा रामचंद्र जी के छोड़े हुए घोड़े को लव और कुश ने बांध लिया था, युद्ध हुआ था। ये यज्ञ कौन सा है, अश्वमेघ यज्ञ। किसके लिए, साम्राज्य विस्तार, राजा की शक्ति में। एक इम्पोर्टेंट है वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था, रथ दौड़ का आयोजन होता था। इसमें राजा के परिवार के सदस्य, भाई बंधु, बड़े बड़े अधिकारी, इन सब को रथ दौड़ की जाती थी। और उन सब में सबसे आगे राजा का ही रथ आता था। तो इससे राजा की शक्ति में वृद्धि होती थी और उन सब पर राजा की श्रेष्ठता स्थापित होती थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है रथ दौड़ कौन सी यज्ञ में होती थी, तो आप बताओ कौन सी यज्ञ में होती थी, वाजपेयी यज्ञ। कौन से में, वाजपेयी यज्ञ। ये कितने दिन चलता था, 17 दिन चलता था। राजा की शक्ति में वृद्धि करने वाला होता था। ये अग्निष्टोम यज्ञ। अगला हम ले रहे हैं अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अब अगला है पुरुष
में यज्ञ, ये कितने दिन तक चलता था? 5 दिन तक। और इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। और यज्ञ में जो यज्ञ, इसमें सर्वाधिक 25 युप्पू यज्ञ स्तंभों का निर्माण किया जाता था। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल की धार्मिक। इसमें एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्न पुनः देख ले, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। एक तो आपके दिमाग में ये तस्वीर बैठ गई होगी कि इस समय धर्म में जटिलता आ गई थी, धर्म में जटिलता आ गई थी। और इसके प्रश्न देखो, एक तो ये याद करोगे, होता किससे संबंधित था? ऋग्वेद। अधर्व्यू किससे संबंधित था? यजुर्वेद। उद्गाता किससे संबंधित था? सामवेद। और ब्रह्मा किससे संबंधित था? अथर्ववेद। अच्छा, गोहंता या गोहन किसे कहा गया है? अतिथि को। अगला सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन था? प्रजापति। और ऋग्वेदिक काल का कौन था? इंद्र, जिसको कितने मंत्र समर्पित थे? 250। पुनर्जन्म के सिद्धांत का शतपथ ब्राह्मण में। एक उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य कौन सा था? मोक्ष। अगले ये 3 यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आता, राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ था? राजसूय यज्ञ। दूसरा, घोड़ा किस यज्ञ में छोड़ा जाता था? अश्वमेध यज्ञ में। एक प्रश्न है, रथ दौड़ का आयोजन कौन से यज्ञ में किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ। तो ये हमारा धर्म है उत्तर वैदिक काल का। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। हड़प्पा सभ्यता आप पहले पढ़ चुके हो, वैदिक सभ्यता अब हमने पूरी कर ली है। इन दोनों में क्या अंतर है? पहला जो अंतर है, हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता में मात्र मूर्तियाँ, महिलाओं की मूर्तियाँ बहुत अधिक मिली हैं, इसलिए इस सभ्यता को माना गया है मात्र सत्तात्मक सभ्यता। जबकि हमने जो वैदिक सभ्यता पढ़ी है वो है पितृ सत्तात्मक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, सुरकोटड़ो, बनावली, ये सब बड़े बड़े व्यापारिक नगर थे। और वैदिक सभ्यता ये पशुपालन एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी। एक ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में लोहे व घोड़े का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता को लोहे व घोड़े का ज्ञान था। वैदिक सभ्यता में तो रथ दौड़ का वर्णन है, वैदिक सभ्यता में रथों से युद्ध जीते जाते थे, वैदिक सभ्यता में हथियार बनाए जाते थे लोहे से, जबकि हड़प्पा सभ्यता को ज्ञान नहीं था। यहाँ एक प्रश्न जरूर है, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से जो ऊपर की परत से घोड़े के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इनके जो हथियार थे, तलवार, भाला, कटार, ये आत्मरक्षा के लिए थे, जबकि वैदिक सभ्यता ये युद्ध प्रिय थे। इनके जो हथियार थे, शिरस्त्राण, शरीर कवच, जो युद्ध में काम आने वाले हथियार थे, वो मिले हैं। एक है पूजा, यहाँ पशुपति शिव की मोहर मिली थी मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी, नाग पूजा, वृक्ष पूजा आदि की जाती थी। जबकि ऋग्वेदिक देवता कौन थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्यो, अरण्यानी, आश्विन, ये थे। उत्तर वैदिक प्रमुख देवता प्रजापति का था। तो यहाँ भी अंतर है। एक हड़प्पा सभ्यता में जो मर्द भांड, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं गैरुए मर्द भांड, जबकि वैदिक सभ्यता में जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो काले व लाल, ये तो मिले हैं ऋग्वेदिक में, ऋग्वेदिक सभ्यता में। और उत्तर वैदिक जो सभ्यता है उसमें मिले हैं PGW पेंटेड ग्रेवेयर
और ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। कल की क्लास में हमने इन पर डिटेल से चर्चा की थी, वहाँ पर मिले हैं ये। आगे हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र का अधिक प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ वैदिक सभ्यता में ऊनी वस्त्र का अधिक प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक अपठित है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लगभग 400 के लगभग चिन्ह हैं। और इधर वैदिक सभ्यता में जो लिपि थी वो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत जो भाषा है वो हमारी द्रविड़ भाषा को छोड़कर अन्य सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो इनमें मुख्य रूप से क्या प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये तो मातृसत्तात्मक और ये पितृसत्तात्मक। इम्पोर्टेंट है, बड़ा अंतर है। ये नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण प्रधान सभ्यता थी। एक सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है, लोहे व घोड़े का ज्ञान नहीं था और यहाँ ज्ञान था। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार कर लेंगे।